नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हमारी जो क्लास होगी क्लास नाइन्थ है, उसका चैप्टर फर्स्ट जो है इतिहास, नाइन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट होगा और उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति की 4 वीडियोस देख लिए हैं, जो मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियो देखे। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो जब पुरुष जो लोग थे वो सेना में जाते हैं या बाकी के जो काम कर रहे थे, उसके बाद जो घर की जो घर को संभाला वो महिलाओं ने संभाला। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड एस्टेट की जो महिलाएं थी वो दैनिक मजदूरी भी करती थी और बाकी के जो घरेलू काम है जैसे सब्जी लाना, इसके साथ साथ वो सब्जियां बेचती थी बाज़ार में। और जो अमीर लोग थे उनके घरों में क्या लगाती थी, पोछा वगैरह भी लगाती थी। अमीरों के घरों में पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी काम करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाएं थी उनको बहुत अधिकार नहीं मिले हुए थे। ठीक है, उनको न तो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिला हुआ था पहले। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, अब क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। ये एक पोर्ट्रेट दे रखा है, इसको देखिए। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की ओर थी। 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं हैं ये। इनमें से एक चित्र ये है कि महिला जो वर्साई आपने देखा होगा, वर्साई के महलों में राजा रहता था, वहाँ से राजा को लेकर अपने साथ लौटती है। ये देखिए आप, किस प्रकार से महिला राजा को अपने साथ लेकर लौटती, ये इस चित्र में बताया गया है। देखिए इस चित्र में देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, जो महिलाएं थी उन्होंने भी, जो क्रांतिकारी थे उनका बहुत ही सहयोग किया था और उनको लगा था महिलाओं को कि ये जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही है ये क्या हमारी जो स्थिति है उसमें भी सुधार लाएगी। ठीक है, तो देखिए, अब जो थर्ड एस्टेट है उसकी महिलाएं, जो अधिकांश जो महिलाएं हैं वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। ठीक है, ये काम करती थी। ठीक है, अब देखिए, ये क्या करती थी, काम करती थी। जो बहुत सारी जो महिलाएं थी वो वेश्यावृत्ति भी करती थी। ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और जो पढ़ाई लिखाई जो थी वो भी उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, इसके साथ उनके पास जो व्यावसायिक जो प्रशिक्षण होता है उनके मौके भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना काम होता था कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनको खाना भी बनाना होता था, बाज़ार से सब अपनी जो जीवन निर्वाह की जो के लिए जो काम करना पड़ता था, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई या बाज़ारों में फल फूल बेचना, जो बड़े लोग होते हैं उनके घर पर झाड़ू पोछा या खाना वाना बनाना, ये सब करना होता था। जो पढ़ाई थी वो केवल कुलीन लोग और जो थर्ड एस्टेट के जो धनी परिवार थे उनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, केवल पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और उसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। जो काम करती थी बेचारी जो महिलाएं, उनको बाद में अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख करना आदि करना। उनकी उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी और जो वेजेस थी, जो सैलरी थी, जो मजदूरी थी, वो भी पुरुषों की अपेक्षा उनको क्या मिलती थी, पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती थी। ठीक है, आगे बात समझ में ये।
तो इस प्रकार से उनकी स्थिति थी। महिलाओं ने अपने अब देखो अब क्या करेगी, जो महिलाएं हैं ये आपस में क्लब बनाने लग जाएगी, अपने हितों को साधने के लिए ये क्लब बनाने लग जाएगी। क्लब, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए और अखबार निकालने लग जाते हैं। अब ये अपने जो राजनीतिक क्लब है, राजनीतिक क्लब बनाने लग जाएगी और अपने अखबार निकालेगी। ठीक है। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के द्वारा लगभग 60 क्लब बनाए गए। ठीक है, लगभग 60 क्लब के आसपास बनाए गए। देखो ये क्रियाकलाप दे रखा है आपको, ये क्रियाकलाप खुद से करना है। ठीक है, क्रियाकलाप करना है आपको। उनमें से जो प्रमुख था, वो जो प्रमुख जो क्लब था उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। तो ये याद रखना है आपको कि जो प्रमुख जो क्लब था वो कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। सबसे मशहूर क्लब था ये। और इसकी प्रमुख मांग क्या थी, पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हो। पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार किसको भी प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त हो, ये इनकी प्रमुख मांग थी। ठीक है। अब इसमें क्या था देखिए, पुरुषों के समान महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। हमने देखा कि 1789 का संविधान लागू हुआ था, उसमें जो महिलाएं थी उसमें महिलाओं को महिला जो थी उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया था। हमने देखा कि वोट के लिए यहाँ पर 2 पार्ट किए थे, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय। 1791 की बात कर रहा हूँ मैं, 1791 का जो संविधान था उसकी बात, फ्रांस का लागू हुआ था। इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा था। सक्रिय नागरिक कौन था, जो 25 वर्ष से ऊपर का है, 25 वर्ष से ऊपर की आयु का है, और इसके साथ ही वो 3 दिन का एक साल में 3 दिन का टैक्स देता हो, वो सक्रिय आदमी था। बाकी के जो सब थे वो निष्क्रिय थे। निष्क्रिय आदमी में महिलाएं हो जाएगी, महिलाएं, बच्चे और वो व्यक्ति जो टैक्स नहीं देता था। ठीक है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। ये 1791 की जो संविधान था उसमें था। महिलाओं के लिए मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी, और असेंबली के लिए चुने जाने की भी इन महिलाओं ने मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। हालांकि जो प्रारंभिक वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार आई, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए, जैसे स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश किए, सरकारी स्कूल बनाए, और इसके लिए तथा जो लड़कियों की जो स्कूली शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा शादी, एक रिफॉर्म हुआ शादी में महिलाओं को शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, उनके परिवार वाले जो थे उनको बाध्य नहीं कर सकते थे, और वो स्वैच्छिक शादी भी कर सकती थी। तथा इसके अलावा एक और था, जो तलाक सिस्टम था वो भी लागू कर दिया था इस टाइम पे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए जो स्कूली शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया, और अब मर्द और औरत दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। ये रिफॉर्म्स वगैरह किए थे। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद देखिए, फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इनको वोट का जो अधिकार है वो अभी तक इनको नहीं मिला था, और वो बहुत ही लेट जाके इनको मिलेगा, है ना। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं के जो क्लब थे उनको भी बंद कर दिया। जो आतंक था ना, रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन जो 1793 से 94 के बीच चला था, आतंक का शासन,
ठीक है। जो जेकोबियन जो लोग थे, जेकोबियंस के द्वारा किया गया था। इसमें तो जो महिलाएं थी उनके जो क्लब हैं उनको भी क्या कर दिया गया था, क्लब भी बंद कर दिए गए थे, उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू कर दिए थे। कई जानी मानी महिलाओं को तो गिरफ्तार भी कर लिया था। उनमें से कुछ को फांसी तक चढ़ा दिया, कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। ठीक है। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। तो इनका जो महिलाओं के लिए जो समान वेतन, पुरुष के समान वेतन और जो आपका वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार ये अगली सदी तक भी ये चलता रहा। देखिए लास्ट, और ये इनको कब मिलता है, 1946 में ये इनको मताधिकार मिलता है ये। ठीक है। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए चलता रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी जो महिलाएं थी उनको महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। कब हुआ? 1946 में। देखो ये एक महिला का परिचय दे रखा है। देखिए, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज, इसका जीवन देखिए। 1748 से ये कब तक रही थी? 1793 तक। ओलंप दे गूंज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान सभा तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। देखो जो 1791 में जो पुरुष एवं नागरिक का घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें केवल जो अधिकार थे वो किसको दिए थे? केवल अधिकार पुरुषों को ही दिए थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया था। तो इसका विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। सन 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जेकोबियन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद फांसी पर लटका दिया गया था। मतलब नेशनल कन्वेंशन में जो जेकोबियंस थे उन्होंने इतना आतंक मचाया कि जो भी इनको अगेंस्ट होता था उसको ये फांसी दे देते थे। ठीक है। अब ये देखिए कुछ मूल अधिकार इसके द्वारा लिखा गया था ओलंप दे गूंज के द्वारा। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकार में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वो विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिला भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है। ये घोषणा पत्र ओलंपस दे गूंज द्वारा तैयार किया गया था। और एक और था ना, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इनकी तुलना आपको करनी है। ठीक है। ये देखिए जेकोबियन क्लब 1793 में जेकोबियन राजनीतिक सौमेत ने इन अधिकारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। देखो ये जो सौमेत क्या कहते हैं? क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन दिए? मतलब कितनी नीचे तक इनकी सोच जा सकती है। देखिए आप,
ये ऐसी बात कर रहा है। प्रकृति ने पुरुषों से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि कार्य, राजनीतिक कार्य ये तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिलाओं से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज है, क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है। मतलब ये इस तरीके से बातें कही गई थी उस टाइम पे। इसने कहा था, इतनी मतलब घटिया बातें की थी जो राजनीतिक सोमेत हैं उसने महिलाओं के बारे में। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ये कल्पना करें कि आप चित्र 13 में कोई महिला है और सोमेत के तर्कों का क्या जवाब दोगे आप, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आज के लिए यहीं, अगला जो वीडियो होगा अपना होगा दास प्रथा का उन्मूलन। थैंक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।